साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। साथियों, मैं अन्नपूर्णा व्यास जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आज पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के अंदर 3 अगस्त से ऐप पर प्री बुकिंग प्रारंभ हो गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जय भारत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और इसका जितना ज्यादा आप प्रॉफिट ले सकें लेने का प्रयास करें। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर रावल जत्र सिंह के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, शाम परवाने को जलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। गिरने से इंसान को होती तो है तकलीफ, गिरने से इंसान को होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, यदि आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास में समय है। आप लगातार अध्ययन करिए दोस्तों, आपको सफलता अपने आपके कदमों को जरूर चूमेगी। ठीक है दोस्तों, आइए। हमने पिछली क्लास के अंदर रावल जत्र सिंह के बारे में अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम अध्ययन करने जा रहे हैं रावल तेज सिंह के बारे में। रावल जत्र सिंह जी के बेटे रावल तेज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। रावल जत्र सिंह जी के बेटे रावल तेज सिंह जी क्या बनते हैं दोस्तों? मेवाड़ के शासक बनते हैं। रावल तेज सिंह, रावल तेज सिंह दोस्तों अगले शासक बनने जा रहे हैं मेवाड़ के। रावल तेज सिंह जी मेवाड़ के शासक बनते हैं। दोस्तों, रावल तेज सिंह जी मेवाड़ के शासक कब से कब तक बनते हैं? रावल जत्र सिंह का शासनकाल क्या देखा था अपन ने? 1213 से लेकर 1250 ईस्वी या 1252 ईस्वी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो दोस्तों, इनका शासनकाल लिखेंगे अपन 1250 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक। दोस्तों, किनका शासनकाल रहता है? रावल तेज सिंह जी का शासनकाल रहता है। दोस्तों, रावल तेज सिंह को अपने समय काल में 3 उपाधियां दी गई है। कितनी उपाधि मिली है? 3 उपाधि मिली है इनके समय काल में। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है दोस्तों? तो इनकी जो पहली उपाधि मिली है, इन्हें कहा गया है दोस्तों परम भट्टारक। परम भट्टारक की उपाधि मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो आपको बताना है रावल तेज सिंह को। इन्हें दूसरी उपाधि दी गई है परमेश्वर। इन्हें परमेश्वर भी कहा गया है दोस्तों। और दोस्तों, इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई है। महाराजा धीराज की उपाधि भी किन्हें दी गई है? तेज सिंह को दी गई है। तो महाराजा धीराज किन्हें कहा गया है? तेज सिंह को। परमेश्वर किन्हें कहा गया है? तेज सिंह को। और परम भट्टारक किन्हें कहा गया है? तेज सिंह को। तेज सिंह जी के जीवन काल में एक घटना और घटित होती है दोस्तों। तो तेज सिंह के जीवन काल में दूसरी घटना क्या घटित होती है कि तेज सिंह जी के समय ही मेवाड़ का, दोस्तों चित्र शैलियों के अंदर भी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में हम चित्र शैलियों में पढ़ते हैं मेवाड़ शैली के अंदर कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है और दूसरा ग्रंथ जो है वो सुपासना है, चरियम है। तो दोस्तों, जो पहला ग्रंथ है मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो दोस्तों, ये जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, यह ग्रंथ दोस्तों मेवाड़ के किस शासक के समय चित्रित किया गया? तो दोस्तों, रावल तेज सिंह जी के समय 1260 ईस्वी के अंदर, 1260 ईस्वी में मेवाड़ में किस स्थान पर? आहड़ में। 1260 ईस्वी में आहड़ में चित्रकार कमल चंद्र के द्वारा, किस चित्रकार के द्वारा?
कमल चंद्र के द्वारा। दोस्तों एग्जाम के अंदर चित्रकार का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों कि इस चित्रकार का संबंध राजस्थान की किस शैली से है और इस चित्रकार को मेवाड़ के या किस शासक के समय चित्रित किया गया है। तो अन्य शैलियों के बारे में तो आप आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी का मेवाड़ शैली से संबंध है और मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह जी के समय से है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1260 ईस्वी में आहड़ में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी का प्रतिपादन किया गया। रावल तेज सिंह जी के जीवन से जुड़ा एक फैक्ट और है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रावल जैत्र सिंह के ऊपर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। उसके बाद में दोस्तों रावल तेज सिंह के ऊपर भी बलबन नामक सेनापति था जो बाद में कुछ समय के लिए वहां का गुलाम वंश का करता धरता शासक बन जाता है। तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने भी आक्रमण किया था तेज सिंह के ऊपर। देखा कि यार जैत्र सिंह को तो पराजित नहीं कर पाए, क्यों ना देखे रावल तेज सिंह को पराजित करने का प्रयास किया जाए। तो गयासुद्दीन बलबन ने 1253-54 ईस्वी के अंदर 1253-54 के आसपास रावल तेज सिंह के ऊपर आक्रमण किया था दोस्तों। लेकिन मेवाड़ के शासकों का बहादुरी ही अलग होती है दोस्तों। रावल तेज सिंह इस युद्ध के अंदर विजय हो जाते हैं और गयासुद्दीन बलबन जो है इसमें पराजित हो जाते हैं। तो दोस्तों रावल तेज सिंह के बारे में और ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं मिलते हैं, हमें 3 ही फैक्ट एग्जाम की नजर से ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट कौन सा ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले कि रावल तेज सिंह का शासन काल क्या है, 1250 से 1273 ईस्वी। कितनी उपाधियां मिली है, 3 उपाधियां। कौन कौन सी उपाधियां, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि मिली है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब हुआ है, 1260 ईस्वी में। चित्रकार कौन है, कमल चंद्र। और रावल तेज सिंह और गयासुद्दीन बलबन के मध्य भी संघर्ष हुआ था जिसमें रावल तेज सिंह जी विजय होते हैं और गयासुद्दीन बलबन क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। दोस्तों रावल तेज सिंह के बाद में रावल तेज सिंह जी के जो पुत्र हैं समर सिंह जी, वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं दोस्तों, रावल समर सिंह जी। रावल समर सिंह क्या बनते हैं दोस्तों, मेवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक है दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाने हैं क्योंकि वो कहते हैं ना मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों हमें कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन रावल समर सिंह जी का शासनकाल। रावल समर सिंह जी का शासनकाल क्या है दोस्तों, रावल समर सिंह जी का शासनकाल है 1273 से 1301 ईस्वी। कई इतिहासकार दोस्तों 1273 से 1301 ईस्वी बताते हैं, लेकिन हमारे एक प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस शासनकाल को क्या बताते हैं दोस्तों, 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक इसका शासनकाल बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई नहीं, समर सिंह जी का शासनकाल क्या है, 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक है। अब देखो दोस्तों अपन समर सिंह जी के जीवन काल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समर सिंह जी जो मेवाड़ के शासक है दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले तो जो मेवाड़ के शासक हैं समर सिंह जी दोस्तों, इन्हें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह जी के लिए कुछ बात कही गई है। क्या कहा गया है दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह जी के लिए कहा गया है
समर सिंह जी को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपरहर्ता कहा गया है। शत्रुओं की शक्ति का अपरहर्ता कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? शत्रुओं की शक्ति को हरने वाला, शत्रुओं की शक्ति को अपनी शक्ति बनाने वाला इनको कहा गया है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इनको ऐसा कहा गया है। दूसरी बात दोस्तों, समर सिंह जी को चिरवा के शिलालेख में भी कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? चिरवा के शिलालेख में समर सिंह जी को कहा गया है कि यह तो शत्रुओं का संहारक है। शत्रुओं का संहारक है। शत्रुओं का संहारक मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला, सिंह की तरह इन्हें बताया गया है, शेर की तरह इनको बताया गया है, यानी सिंह की तरह इनको दर्जा दिया गया है। तो चिरवा के शिलालेख के अंदर इनको क्या कहा गया है? शत्रुओं का संहारक कहा गया है। समर सिंह जी को दोस्तों एक शिलालेख में, आबू के शिलालेख में भी समर सिंह जी को कुछ कहा जाता है। आबू के शिलालेख में, आबू के शिलालेख में क्या कहा गया दोस्तों? आबू के शिलालेख में, ये बातें बड़े ध्यान से सुनना, आगे काम आएगी। आबू के शिलालेख में दोस्तों समर सिंह जी को क्या उपाधि दी गई है? तो आबू के शिलालेख में दोस्तों समर सिंह जी को क्या कहा है? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया है। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया है। क्या बताया है? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया है। किसमें बताया है? आबू के शिलालेख में बताया है। तो दोस्तों ये तीन जानकारियां तो हमें प्रशस्ति से प्राप्त हुई है कि रावल समर सिंह के बारे में, कि एक तो इनका जो शासन काल बताया है वो 1273 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक है, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1273 से 1302 है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, यानी शक्तियों की शक्ति को हरने वाला। चिरवा के शिलालेख में शत्रुओं की शक्ति का संहारक कहा गया है, और आबू के शिलालेख में तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों समर सिंह जी को एक उपाधि और दी गई है। तो समर सिंह जी को एक उपाधि और क्या दी गई है? इन्हें एक उपाधि और मिली है समर सिंह जी को, और वह उपाधि क्या मिली है दोस्तों? तो समर सिंह जी को एक उपाधि और दी गई है, इन्हें त्रिलोक का राजा कहा गया है। त्रिलोक का राजा, त्रिलोक का राजा मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि समर सिंह जी को कहा गया है तीनों लोक का राजा। त्रिलोक का राजा का मतलब तीनों लोक का राजा मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो तीनों लोक का राजा किसको कहा गया है? मेवाड़ के शासक समर सिंह जी को ही क्या कहा गया है? तीनों लोक का राजा बताया गया है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों अच्छे से? आगे देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो समर सिंह जी के जीवन काल में बहुत ही अच्छी घटना घटित हुई। तो इन्हीं के समय काल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। इन्हीं के समय काल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। इन्हीं के समय काल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए। अब देखते हैं दोस्तों ये 8 शिलालेख कौन कौन से प्राप्त हुए थे। तो समर सिंह जी के शासन काल में एक तो दोस्तों चिरवा का शिलालेख प्राप्त हुआ था। चिरवा का शिलालेख मेवाड़ के किस शासक के समय मिला? तो दोस्तों चिरवा का शिलालेख जो है मेवाड़ के शासक समर सिंह जी के शासन काल में मिला। दूसरा शिलालेख कौन सा मिला दोस्तों? तो दूसरा शिलालेख मिला आबू का शिलालेख, जिससे हमें जानकारी मिली है कि समर सिंह जी तुर्कों से गुजरात का उद्धार किया था उन्होंने। तीसरा शिलालेख मिला है दोस्तों दरीबा का शिलालेख।
दरिबा का शिलालेख भी हमें मेवाड़ के किस शासक के समय मिल रहा है? समर सिंह जी के समय। और दोस्तों इसके अलावा 5 शिलालेख जो है वो चित्तौड़ से प्राप्त हुए हैं, जिनके नामों की चर्चा हम नहीं करते हैं। 5 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों 5 और ये 3 मिलाकर के 8 शिलालेख हमें मेवाड़ के शासक समर सिंह जी के समय प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं अपन। तो समर सिंह जी के 3 जो है, समर सिंह जी के दरबार में कुछ शिल्पकार थे। समर सिंह जी के प्रमुख शिल्पकार थे दोस्तों। तो प्रमुख शिल्पी कौन थे, शिल्पकार कौन थे? शिल्पकार के एग्जाम में नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो दोस्तों इनके प्रमुख शिल्पकार जो थे वो थे दोस्तों केल सिंह, कर्म सिंह और पदम सिंह। ये तीनों दोस्तों समर सिंह जी के शिल्पकार थे, प्रमुख शिल्पकार थे। तो ये तीनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं साथियों। उसके बाद में अपन देखते हैं तो समर सिंह जी के कुछ प्रमुख दरबारी विद्वान भी थे। समर सिंह जी के कौन है? समर सिंह जी के प्रमुख दरबारी विद्वान भी है। समर सिंह जी के प्रमुख दरबारी विद्वान। तो दोस्तों समर सिंह जी के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन है? तो दरबारी विद्वान का नाम हमें ध्यान रखना है। दरबारी विद्वान में अपन देखेंगे साथियों तो समर सिंह जी के प्रमुख दरबारी विद्वान है सबसे पहले भावशंकर, वासुदेव शर्मा और दोस्तों रत्न प्रभु सूरी। ये जो है दोस्तों ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही समर सिंह जी के प्रमुख दरबारी विद्वान है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं तो इसके साथ ही अपन देखेंगे प्रमुख। तो दोस्तों ये होते हैं समर सिंह जी के प्रमुख दरबारी विद्वान। दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम शायरी होनी चाहिए। तो दोस्तों मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जाने क्यों लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। चाहत तो अगर सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आओ दोस्तों अपन आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे अपन देखेंगे इसके अंदर कि एक प्रमुख बात बताती हूँ, कॉपी पेन नीचे रख दो आराम से और मेरी बात को अच्छे से देखो, सुनो और समझो। दोस्तों एक इतिहासकार है जिन प्रभु सूरी एक प्रमुख इतिहासकार है। तो ये जो जिन प्रभु सूरी है इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है तीर्थकल्प। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? तीर्थकल्प। इस तीर्थकल्प ग्रंथ से अपन को एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है वो अपन को देखनी है। तो बच्चों इससे क्या जानकारी मिलती है वो देखो, आप अच्छे से देखो। मैंने आप लोगों को जो पहले अभी जस्ट पढ़ाया उससे अपन एक बात का मत निकालेंगे। आबू के शिलालेख के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि समर सिंह जी को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर। और अभी देखो आप एक बात बताती हूँ मैं आपको दोस्तों, ये एक घटना है जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? सबसे पहली बात कमेंट करके बताओ। ये है हमारा प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान है। तो बच्चों इस प्यारे राजस्थान के अंदर ध्यान से देखना, चीजों को आप ये मत देखना कि कौन सी चीज का है, ये देखना कि मैडम क्या समझाना चाह रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में शासक कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। ये घटना है दोस्तों 1299 ईस्वी। दिल्ली में है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। कौन है बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी है जो दिल्ली के अंदर शासक है। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में इस समय शासक हैं जिनका शासन काल है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है।
अलाउद्दीन खिलजी के समय ही जालोर के अंदर शासक हैं सामंत सिंह। जालोर में शासक कौन है? सामंत सिंह। और जो जालोर में सामंत सिंह है बच्चों, इनका जो शासन काल है आपके 1282 से लेकर 1305 ईस्वी तक जालोर के शासक सामंत सिंह जी का शासन काल है। ठीक है, आगे देखें अपन तो अपने में है मेवाड़। मेवाड़ में शासक के बच्चों समर सिंह जी। मेवाड़ में शासक कौन है? समर सिंह जी। और जो मेवाड़ में शासक है समर सिंह, इनका जो शासन काल है बच्चों, इनका शासन काल मैंने आपको बताया अभी 1273 से लेकर 1301 ईस्वी तक इनका शासन काल है समर सिंह जी का। इसी के साथ दोस्तों अभी हमें चर्चा तो नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसी के समय एक शासक और है। यही डायग्राम थोड़े समय बाद फिर आएगा आपके सामने, इसलिए लिख रही हूँ। रणथंबोर के अंदर इस समय जो शासक हैं वो है दोस्तों हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान का शासनकाल क्या है बच्चों? तो हमीरदेव चौहान का शासनकाल बताएंगे आप 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, तो ये इस समय समकालीन शासक है। चारों के शासनकाल देखो, 1296 से 1316, 1282 से 1305, 1282 से 1301 और 1272 से 1301। सबके शासनकाल के अंदर कुछ साल एक साथ पढ़ रहे हैं ना। उसी समय दोस्तों इधर है हमारे पास में गुजरात में सोमनाथ। सोमनाथ स्वर्ण नगरी हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर है गुजरात के अंदर क्या है? सोमनाथ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है, जिसे अपन एक के बोल सकते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों छोटा भाई है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम है उल्गू खां। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छोटा भाई है उल्गू खां, और इसके दो सेनापति और हैं मोहम्मद कासिम और केहबरू, जिनके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। उल्गू खां और इनके जो सेनापति है उनके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे, अगली जब हमें इसकी रणथंबोर के बारे में बताएंगे। तो उल्गू खां को अलाउद्दीन खिलजी आदेश देता है दोस्तों। उल्गू खां को और सेनापति मोहम्मद कासिम और कामरू को अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा उल्गू खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई था, उसको और सेनापति ये जो तुर्की सेनापति मोहम्मद कासिम और कामरू थे, इनको कहा कि भाई तुम दोनों जाओ। ये मंगोली आक्रमणकारी थे, ये मंगोली सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो इनको और उल्गू खां को अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि भाई तुम गुजरात जाओ और गुजरात के अंदर से सोमनाथ को लूट करके लेकर आओ, सोमनाथ गुजरात के ऊपर अपना आक्रमण कर दो। अब दोस्तों ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे आक्रमण करने? जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब जाएंगे तो साहब यहाँ से ये उल्गू खां और सेनापति मोहम्मद मीर कासिम के साथ में सेना लेकर के यहाँ से रवाना होते हैं। कहाँ से रवाना होते हैं साहब? ये दिल्ली से क्या करते हैं? ये रवाना होते हैं सेना के साथ में। और रवाना होकर के ये सेना क्या प्रयास करती है? यहाँ से आकर के जालोर के अंदर से होकर के गुजरात जाने का प्रयास करती है दोस्तों। लेकिन ये जब गुजरात जाने के लिए जालोर के अंदर घुसने लगती है, तो जालोर का समय देखो आप 1282 से 1305, और इधर है 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन पड़ रहा कुछ समय। 1299 दोनों के बीच में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो यहाँ से इनकी सेना जब जालोर से होकर गुजरने लगती है, तो दोस्तों उस समय सामंत सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम था कान्हड़देव चौहान। ये युवराज थे, आने वाले भावी शासक थे बनने वाले। तो कान्हड़देव चौहान युवराज थे और करता धरता थे युवराज कान्हड़देव। तो ये कान्हड़देव क्या करते हैं कि इधर से जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है ना, तो रोक देते हैं सेना को और नो एंट्री मना कर देते हैं, एंट्री नहीं करने देते हैं। बोले नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, तुम लोग गुजरात लूटने जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे। कान्हड़देव को जो है इस सेना को रोक देता है।
अब उस समय उल्गू खान ने कानड़ देव से भिड़ना, झगड़ना, लड़ाई करना, सेना से आक्रमण करवाना उचित नहीं समझा। इन्होंने सोचा कि यार अभी गुजरात लूटने जा रहे हैं तो पहले गुजरात को ही लूटने जाएं। तो क्या करते हैं, ये अपनी ये जो सेना है अपना रास्ता बदल देती है और रास्ता बदल करके कहां से निकलने का प्रयास करती है, मेवाड़ से निकलने का प्रयास करती है। दोस्तों जब भी कोई सेना बाहरी आक्रमणकारी राज्य में से होकर सेना निकलती है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है साथियों, जैसे कि प्रजा को नुकसान पहुंचा दिया, तहस तोड़फोड़ कर दी, जंगल खराब कर दिए, इस तरीके से राज्य के अंदर नुकसान करके सेना वहां से निकलती है। तो दोस्तों ये उल्गू खां की सेना भी जब यहाँ से निकल रही होती है तो उस समय मेवाड़ का शासक समर सिंह जी थे। तो समर सिंह जी ने देखा कि यार सेना यहाँ से निकलेगी उल्गू खां की सेना, तो यदि मैंने सेना को नहीं निकलने दिया तो अभी अलाउद्दीन खिलजी से दुश्मनी मोल लेना हो जाएगा, और यदि मैंने सेना को निकलने दिया तो ये सेना जो है मेवाड़ के अंदर थोड़ा अस्त व्यस्त कर जाएगी, नुकसान कर करके निकलेगी। तो समर सिंह जी ने क्या किया, उल्गू खां को दंड दिया, दंड राशि भी ली इससे, और दंड राशि लेकर के उल्गू खां को यहाँ से मेवाड़ से होकर निकलने दिया और गुजरात आक्रमण करने के लिए जाने दिया। यानी समर सिंह जी ने ज्यादा रोक टोक नहीं करी, दंड लेकर के उन्हें जाने दिया, दंड ले लिया और उसको वहां से निकलने दिया। तो दोस्तों दोनों मतों को बड़ा ध्यान से देखो। एक तरफ तो जिन प्रभु सूरी का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ तीर्थ कल्प एक ग्रंथ है जिन प्रभु सूरी का, इस ग्रंथ के अंदर से हमें यह जानकारी मिल रही है, और ये जानकारी हमें क्या मिल रही है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को समर सिंह जी दंड लेकर के गुजरात आक्रमण के लिए जाने दे रहे हैं। और दूसरी इसके पहले मैंने आपको जानकारी क्या दी है कि आबू के शिलालेख से, आबू के शिलालेख से आपको क्या जानकारी मिलती है, कॉपी पलटकर पन्ने देखो कि आबू के शिलालेख में मैंने आपको बताया है कि समर सिंह जी को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। तुर्कों से इन्होंने, तुर्की सेना से इन्होंने क्या किया है, तुर्कों से गुजरात का उद्धार किया है, गुजरात के उद्धारक कहलाए हैं। यानी ये गुजरात के उद्धारक कहलाए हैं दोस्तों। तो फिर गुजरात पर आक्रमण करने कैसे सेना को जाने दिया है, तुर्कों से गुजरात के उद्धारक कहलाए। ये जानकारी मैंने आपको कहां से बताई है, आबू के शिलालेख से। और जिन प्रभु सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प से क्या बता रही हूं कि भाई उल्गू खां की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दंड लेकर के गुजरात में से निकलने की, गुजरात आक्रमण करने जाने की अनुमति दे रहे हैं, मेवाड़ से निकलने दे रहे हैं। तो दोस्तों दोनों ही बातें कैसे सत्य हो रही है कि एक तरफ तो गुजरात के उद्धारक कहला रहे हैं, जो गुजरात के उद्धारक हैं वो गुजरात के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना को कैसे जाने दे रहे हैं। दोनों बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नहीं लगती आपको, लगती है। तो दोस्तों ना तो हम आबू के शिलालेख को जुटला सकते हैं, ये बात भी असत्य नहीं हो सकती, आखिर शिलालेख में लिखी हुई है, यानी वो गुजरात के उद्धारक थे। और दोस्तों जो जिन प्रभु सूरी इतिहासकार है उन्होंने तीर्थकल्प ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को भी हम नहीं जुटला सकते, यानी मेवाड़ से सेना होकर के निकली थी। और इस बात को हम वैसे भी नहीं जुटला सकते दोस्तों, क्योंकि इस आक्रमण के बाद में कुछ अनबन सी हो गई थी उल्गू खां और सेनापतियों के मध्य, जिससे ये जो मीर मोहम्मद कासिम जो सेनापति है, ये सेनापति हमीरदेव चौहान के यहाँ पर आकर के शरण ले ली थी इसने। और जब इसने यहाँ पर शरण ले ली थी ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया था, और उस समय हमीरदेव चौहान की रानी रंगा देवी ने राजस्थान का प्रथम जौहर जो कि जल जौहर कहलाया वो किया था। यानी दोस्तों ये लड़ाई जो हुई थी हमीरदेव चौहान में, जो जौहर हुआ था वो हुआ था, यानी सेना गई थी लूटने के लिए, यानी सेना मेवाड़ से होकर निकली थी, ये बात भी सत्य है। तो दोनों ही बातों से हमें क्या नजर आता है दोस्तों, तो इन दोनों ही बातों से एक तथ्य निकलता है कि समर सिंह जी जो थे मेवाड़ के शासक, वो समय के अकॉर्डिंग और समय को देखते हुए निर्णय लिया करते थे। दोस्तों जब उनके पास में पावरफुल अच्छी शक्ति रही होगी, तब उन्होंने तुर्की सेना से यहाँ गुजरात की रक्षा करी होगी, गुजरात का उद्धारक कहलाए होंगे कि उन्होंने गुजरात की तुर्की सेना से रक्षा करी होगी, जब उनके पास बहुत शक्ति रही होगी और वो अपने आप के अंदर सक्षम नजर आए होंगे।
और जिस समय मेवाड़ के वो शासक हैं, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना निकल रही है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के सामने विशाल सेना है और सेना मेवाड़ के बिल्कुल नजदीक है। तो फिर समर सिंह जी ने सोचा कि यार यदि मैं अभी इनको रोकूंगा गुजरात के लिए तो मेरा मेवाड़ का नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा को देखते हुए अपने निर्णय को बदला और सेना को दंड लेकर के यहां से निकलने दिया। इसका मतलब ये निकलता है कि समर सिंह जी समय के अकॉर्डिंग अपने निर्णय को परिवर्तन कर लिया करते थे और दोनों ही बातें सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। आगे देखते हैं साथियों अपन, तो आगे क्या होता है कि एक शिलालेख नुमा ही एक अचल गच्छ की पट्टावली है। अचल गच्छ की पट्टावली है। इस अचल गच्छ की पट्टावली से आपको क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? तो अचल गच्छ की पट्टावली से हमें ये जानकारी मिलती है कि एक आचार्य थे अमित सिंह सूरी। आचार्य अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर के, आचार्य अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर के, प्रभावित कौन हुए? समर सिंह जी। प्रभावित होकर समर सिंह जी ने क्या किया? प्रभावित होकर मेवाड़ के शासक समर सिंह जी ने जीव हिंसा पर रोक लगा दी। जीव हिंसा पर रोक किसने लगाई है? समर सिंह जी ने जीव हिंसा पर रोक लगा दी। और किससे प्रभावित होकर के दोस्तों? तो आचार्य अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर के जीव हिंसा पर रोक लगा दी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों कि जीव हिंसा के ऊपर रोक किसने लगाई है? मेवाड़ का वह शासक जिसने जीव हिंसा पर रोक लगाई है। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उपस्थित होता है तो आपको जवाब क्या देना है? मेवाड़ के शासक समर सिंह जी ने। यदि आपके पास में क्वेश्चन उपस्थित होता है कि तुर्कों से गुजरात के उद्धारक मेवाड़ के कौन से शासक को कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे? समर सिंह जी ने। यदि आपके पास सवाल उपस्थित होता है कि शत्रुओं की शक्ति के अपरहर्ता कौन कहलाए हैं, तो मेवाड़ के शासक समर सिंह जी ने। और दोस्तों इनके समय ही 8 शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। ये सारी जानकारियां दोस्तों हम पहले से हमारी नोट्स कॉपी में लिख चुके हैं। ठीक है साथियों, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपन चर्चा करते हैं किनके बारे में? मेवाड़ के शासक समर सिंह जी जो थे, इनके दोस्तों 2 पुत्र हुए थे। मेवाड़ के शासक समर सिंह जी जो हैं, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं, इनके 2 पुत्र हुए। समर सिंह जी के कितने पुत्र हुए हैं? 2 पुत्र हुए हैं। पहले पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो समर सिंह जी के पहले पुत्र का नाम है कुंभकर्ण। पहले पुत्र का नाम क्या है? कुंभकर्ण। और इनका जो पहला पुत्र है कुंभकर्ण, उसके बाद में दूसरे पुत्र कौन है? रतन सिंह जी, रावल रतन सिंह। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? रतन सिंह। तो दोस्तों जो समर सिंह जी के पहले पुत्र है कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण क्या करते हैं? अपने पिता की आज्ञा से मेवाड़ के शासक नहीं बनते हैं और कुंभकर्ण अपने पिता से आज्ञा लेकर के कहाँ चले जाते हैं साथियों? ये नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल में जाकर के ये किसकी स्थापना करते हैं? नेपाल में जाकर के ये गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। यानी नेपाल में गुहिल वंश के संस्थापक कौन कहला रहे हैं? कुंभकर्ण। किसके पुत्र हैं? रावल रतन, समर सिंह जी के। तो ये जो कुंभकर्ण है, इन्होंने नेपाल चले गए और वहां जाकर के गुहिल वंश की स्थापना कर दी। तो बचे कौन साथियों? रतन सिंह जी। तो दोस्तों अब मेवाड़ के शासक कौन बनेंगे? रतन सिंह जी। मेवाड़ के शासक कौन बन रहे हैं? रतन सिंह जी। तो साथियों ये जानकारी हमें कहां से मिली कि मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं? तो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, 2 चीजों से हमें ये जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व एकलिंग महात्म्य से, एकलिंग महात्म्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? इन दोनों ही चीजों से हमें ये जानकारी मिलती है कि रतन सिंह जी मेवाड़ के शासक बने थे। ये किससे मिल रही हमें ये जानकारी कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह जी बने थे? ये जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति और आपके एकलिंग महात्म्य से मिलती है कि मेवाड़ के शासक
इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? इससे ये जानकारी मिल रही है कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह जी बने थे। तो आप नोट कर सकते हैं, ये मेवाड़ के शासक रतन सिंह जी बने थे। मेवाड़ के शासक रतन सिंह जी बने। ये जानकारी किससे मिली है आपको? ये सारी जानकारी आपको इस ग्रंथ से और प्रशस्ति से मिली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि समर सिंह जी के जीवन काल को हमने किस तरीके से अध्ययन किया है, और समर सिंह जी के बाद में जो मेवाड़ के भावी शासक बनने जा रहे हैं रावल रतन सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक बनेंगे, और इन्हीं के साथ रावल शाखा का अंत हो जाएगा दोस्तों। यही रावल शाखा के अंतिम शासक कहलाएंगे। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। रावल रतन सिंह जी के साथ में राजस्थान की एक ऐसी वीरांगना जुड़ी हुई है दोस्तों, जो आज भी हम सबके बीच में जीवित है। आज भी उनकी वीरांगना की गाथाएं पूरे मेवाड़ में तो क्या, पूरे राजस्थान में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है दोस्तों, जिन्होंने जिंदा अग्नि को गले लगाया था। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर, अगली मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। उस क्लास के अंदर आपको मैं राजस्थान के किसी वीरांगना की जीवनी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, कि आपको और आपके पूरे परिवार को, चाहे आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे इतिहास की जानकारी हमें, हमारे परिवार और हमारे साथियों को अवश्य होनी चाहिए। तब तक मेरे से जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।